हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन अकेडमी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के टेस्ट नंबर 10 के बारे में। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित यहाँ पर होने वाला है। हम यहाँ पर एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और क्या क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण हो सकता है, किस किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के, चाहे वो यूपी लोक सेवा आयोग से संबंधित हो। अगर हम बात करते हैं यूपी एसएससी का जो पेट वाला एग्ज़ाम है उसके लिए भी सेशन हमारा यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है। इंडियन पॉलिटी एक अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है और उसमें भी यहाँ पर फंडामेंटल राइट आपको यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलता है। ऐसे अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ जन सेवा आयोग यानी यूकेएसएससी के जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, चाहे वो कांस्टेबल वाला हो या फिर अगर हम बात करते हैं चाहे वो एसआई वाला हो, लेखपाल पटवारी वाला हो, तो उन सभी में एक अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पर जो है इंडियन पॉलिटी कवर करती है। तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो इन अकेडमी के नाम से उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। लगातार हम वहाँ पर जो करंट के वीडियोस हैं, करंट की पीडीएफ हैं, वो भी वहाँ पर लगातार प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हैं टेलीग्राम को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में यहाँ पर वर्णित किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं, हमने पिछली जो वीडियो थी वो संबंधित थी हमारे यहाँ पर नागरिकता से, तो नागरिकता देखी थी हमने, वो यहाँ पर भाग 2 से संबंधित थी। तो ऐसे अगर हम बात करते हैं भाग 3 से संबंधित है तो वो हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट से संबंधित है यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित है। सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। सही उत्तर है इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। अगर हम बात करते हैं, ये प्रश्न सीडीएस 2004 में पूछा गया था, तो यहाँ से आपको लगातार ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। आने वाले जो पिछले वर्ष हैं उनमें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे प्रश्न। तो प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग 3 की संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारे मौलिक अधिकारों से। तो सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता यहाँ पर प्रदान की गई थी। अगर हम बात करते हैं जो मौलिक अधिकार हैं वो सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान में यहाँ पर सबसे पहले मान्यता इनको प्रदान की गई थी, संवैधानिक मान्यता, और यूएसए से ही ये हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको यहाँ पर शामिल किया है। तो ये भी कई बार प्रश्न बनता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, तो वो जो अडॉप्ट किए हैं हमने यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका से अडॉप्ट किए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि भारतीय नागरिकों के मौलिक जो अधिकार हैं उनका वर्णन किन किन आर्टिकलों के बीच यहाँ पर किया गया है। तो इनका जो वर्णन किया गया है वो किया गया है यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। लास्ट क्लास की बात करते हैं तो आर्टिकल 5 से 11 तक संबंधित है यहाँ पर हमारे नागरिकता से, और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर आता है फंडामेंटल राइट। तो 12 से 35 तक जो संबंधित हैं वो हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा था। तो अगर हम बात करते हैं जो संविधान में यहाँ पर अलौकिक भाग कहा था इसको, तो वो कहा था यहाँ पर भाग 3 को, क्योंकि भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को किस किस तरीके से यहाँ पर अपना जीवन यापन करना है, राज्य उन पर किस तरीके से यहाँ पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। तो इन सभी का वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि जो मूल अधिकार हैं वो इसलिए मूल हैं क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं, उनको कोई भी राज्य या संघ उनको यहाँ पर नहीं छीन सकता है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। जो मौलिक अधिकार है वो मानव के प्राकृतिक और प्रतिदेय अधिकार यहाँ पर होते हैं, वो हमें नेचर के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। उनके लिए हमें यहाँ पर उसके लिए हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं यदि उनका यहाँ पर हम हनन होता देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये एक अच्छा प्रश्न है। अगर हम बात करते हैं भाग 3 में हमारे पास मौलिक अधिकार हैं और वो आर्टिकल 12 से 35 तक हमें देखने को मिलते हैं। तो हम इजीली इसको काउंट कर सकते हैं कि 12 से जो 35 आर्टिकल्स हैं उनमें मूल अधिकार है। तो कुल मिलाकर हम बात करते हैं तो ये जो हमारे पास बचते हैं वो 24 मूल अधिकारों की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। अगर हम बात करते हैं प्रारंभ में जो हमारे पास मौलिक अधिकार थे वो उनकी संख्या यहाँ पर 7 थी। अब अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास मौलिक अधिकार है वो यहाँ पर 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को हमने यहाँ से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में इसको शामिल कर लिया है।
तो अब बात करते हैं हमारे पास कितने अधिकार हैं। तो वर्तमान में हमारे पास 6 अधिकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर 9 कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार यहाँ पर प्राप्त किए गए हैं। तो वर्तमान में जो हमारे पास जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, 6 हैं। 7वां जो है संपत्ति का अधिकार, उसको हमने कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया है और उसको आर्टिकल 300A में यहाँ पर शामिल किया है। संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में यहाँ पर शामिल किया गया। तो ये भी कई बार प्रश्न यहाँ से बन जाता है, तो आर्टिकल 300A को भी हम यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। तो जो भारत के संविधान में यहाँ पर मौलिक अधिकार हैं वो मूल संविधान का हिस्सा थे, उसको हमने यहाँ पर संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ा था, ये एक मूल संविधान में ही यहाँ पर सम्मिलित थे। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए, मूल संविधान का ये हिस्सा थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। जैसे कि हमने पिछले जो हमारे पास यहाँ पर अब तक हमने प्रस्तावना के बारे में MCQ में डिस्कस किया था कि जो प्रस्तावना है वो न्यायालय द्वारा यहाँ पर परिवर्तनीय नहीं है। तो अगर आपको इस तरीके की जो डिटेल वीडियो हैं आपको वो चाहिए तो वो आप हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट हैं इंडियन पॉलिटी के नाम से, वहाँ पर हमने डिटेल में बात की है इस बारे में, तो आप जाकर वो भी एक बार यहाँ पर देख सकते हैं। उसका लिंक हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे नीचे अपनी इस वीडियो में, तो वहाँ से भी आप इसको जो है एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल वीडियो है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पर अपनी नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आपका कोई भी सजेशन है तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, तो न्यायालय में यहाँ पर हमारे पास जो मौलिक अधिकार हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय किए जा सकते हैं। बाकी जितने भी अधिकार हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने का दायित्व किस पर है। अगर हम बात करते हैं जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू कराने का दायित्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही कोर्टों को यहाँ पर प्रदान किया गया है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में, तो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है और हाई कोर्ट के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है हमारे पास यहाँ पर 226 ये आर्टिकल हाई कोर्ट के लिए है। तो दोनों ही यहाँ पर ये अधिकार रखते हैं कि वो मौलिक अधिकारों को यहाँ पर लागू करा सके। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। आप कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप उसको हम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको आप यहाँ पर एक बार डाल दें। नेक्स्ट बात करते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। यदि हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार किसके पास है, तो वैसे तो अगर हम बात करते हैं जो मौलिक अधिकार हैं उसको निलंबन नहीं किया जा सकता, उसके लिए आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जब आपातकालीन परिस्थितियाँ आती हैं, तो आपातकालीन परिस्थितियों पर आप यहाँ पर मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। केवल वो आपातकालीन परिस्थितियाँ ही हो सकती हैं जिन पर मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, और वो किया जाता है यहाँ पर राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी, राष्ट्रपति जी के द्वारा ही आपातकालीन परिस्थितियों में यहाँ पर मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। तो जो मौलिक अधिकार हैं उनको सुनवाई करने का जो अधिकार है वो खुद एक मौलिक अधिकार है, और वो खुद यहाँ पर हमें प्राप्त होता है आर्टिकल 32 में। तो आर्टिकल 32 में सुनवाई का जो अधिकार है वो अपने आप में ही एक मौलिक अधिकार है, तो वो संबंधित है हमारे पास यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय से। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, अगर हम बात करते हैं कोई फंडामेंटल राइट में, कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है, तो वो केवल और केवल यहाँ पर संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि जो संविधान संशोधन के जो संबंधित है वो हमारे संसद से यहाँ पर होती है। तो संसद के द्वारा ही मौलिक अधिकारों में कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पर किया जा सकता है। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को, जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए जो मौलिक अधिकार हैं उनको यहाँ पर निलंबित किया जा सकता है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। लेकिन वो ऐसी परिस्थितियाँ होंगी जो आपातकालीन परिस्थितियाँ होंगी, तो उन्हीं के आधार पर यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है उनका निलंबन यहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। कौन से ऐसे मामले हैं जो दोनों की अधिकारिता में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे पास पहला ऑप्शन है उसकी बात करते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद है वो केवल और केवल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है। राज्यों के बीच जो परस्पर विवाद है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट के बीच, और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण का जो विवाद है वो भी हमें देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट के बीच। अब एक ऐसा मामला है जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में देखने को मिलता है, तो वो जाहिर सी बात है वो है हमारे पास यहाँ पर मूल अधिकारों का परिवर्तन। तो ये सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी।
तो सही उत्तर हमारे पास सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। अब जो अभ्यर्थी हैं उसको यहाँ पर लेकर कन्फ्यूजन होता है। कोई कोई यहाँ पर बोलता है कि वो राष्ट्रपति है और कोई कहता है यहाँ पर वो न्यायपालिका है। यहाँ पर हमको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वो केवल और केवल हमारे पास यहाँ पर हमारी न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दोनों ही यहाँ पर पावर दी गई हैं आर्टिकल 32 के द्वारा और आर्टिकल यहाँ पर 226 के द्वारा। तो ये सही उत्तर जो इसका होगा वो हमारे पास वो राष्ट्रपति नहीं होगा, वो होगा यहाँ पर न्यायपालिका। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। जैसे हमने बात की कि जो मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन किया जा सकता है और वो केवल और केवल आपातकालीन परिस्थितियों में यहाँ पर किया जा सकता है और उसको राष्ट्रपति ही यहाँ पर उनके निलंबन के लिए ऐसा बोल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार किसको है। जो हमारे पास यहाँ पर मूल अधिकार हैं उनको प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है वो यहाँ पर संसद को है। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। अब अगर वो युक्त प्रतिबंध हैं तो सब कुछ सही होगा, अगर वो प्रतिबंध नहीं है तो उसके लिए आप जो है न्यायालय में जा सकते हैं। तो ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो मौलिक अधिकार हैं उनका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये सुनिश्चित करना है कि जो वहाँ के नागरिक हैं उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता यहाँ पर है या नहीं। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, थोड़ा ये अप्लाइड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, यहाँ पर ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि मौलिक अधिकारों का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना यहाँ पर इसका कर्तव्य है। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मूल अधिकारों को परिवर्तनीय बनाने की शक्ति प्राप्त है। जो मूल अधिकार हैं उनको जो परिवर्तनीय बनाने की शक्ति है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही यहाँ पर प्रदान की गई है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता यहाँ पर कौन सी है। तो ये प्रश्न हमने कई बार डिस्कस किया जा चुका है, वो है यहाँ पर राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो संबंधित है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है और ये थोड़ा यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है। बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में कि मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित जो वक्तव्य हैं उन पर विचार कीजिए और जो सही उत्तर है उसको यहाँ पर हमको चुनना है। तो बात करते हैं, पहला जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस है वो है कि यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। मतलब ये राज्यों को उनके जो अधिकार हैं उनको कम करने का यहाँ पर प्रयास करती है। तो बिल्कुल सही है, ये हमारे पास सही है। और जो दूसरा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस है वो ये है कि यह संविधान के भाग 3 में यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 अब तक हमारे पास यहाँ पर सही हो चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट उसके बारे में कि ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। अगर हम बात करते हैं ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित यहाँ पर नहीं करते हैं, तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो यहाँ पर 3 तो नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि यह यूएसए के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो ये उन्हीं के बिल की भांति यहाँ पर रखे गए हैं, ये भी यहाँ पर गलत है। तो 1 और 2 हमारा यहाँ पर सही है, तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, तो वो कौन कौन से यहाँ पर 5 अनुच्छेदों का यहाँ पर ग्रुप देखने को मिलता है। तो बात करते हैं यहाँ पर कि जो समानता का अधिकार है भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में है, तो वो है यहाँ पर अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, 14 से 18 के बीच में यहाँ पर ये अनुच्छेद यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण यहाँ पर लगाता है। तो हम अगर बात करते हैं भारतीय संविधान में जो विधायन सत्ता है उस पर पूर्ण नियंत्रण जो लगाने की बात की गई है वो यहाँ पर आर्टिकल 14 में की गई है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है पीसीएस जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है 2001 में पूछा गया था। इस प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति यहाँ पर प्राप्त हुई है। यदि हम बात करते हैं जो समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होकर के लिए हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 14 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 14, 15 और 16। 15 में हमारे पास ये है कि धर्म, लिंग, जाति, जन्मस्थान आदि का यहाँ पर भेदभाव नहीं होगा। और 16 में यह है कि लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, यानी सभी को ही सरकारी नौकरी यहाँ पर पाने का अधिकार दिया गया है। और 14 में यहाँ पर संबंधित है हमारी समानता से। तो 14, 15 और 16 तीनों में ही यहाँ पर जो समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार यहाँ पर प्रदान
होता है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण की बात की गई है। अगर हम बात करते हैं कानून का समान संरक्षण और कानून का समान पालन, तो ये दोनों ही देखने को मिलते हैं हमें आर्टिकल 14 में। सही उत्तर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर सी। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, 2019 में पूछा गया था छत्तीसगढ़ पीसीएस में। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित यहाँ पर है। तो सही उत्तर जो इसका होगा यहाँ पर वो होगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो हमारा संबंधित है यहाँ पर वो छुआछूत उन्मूलन से यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पर्शता उन्मूलन का यहाँ पर करता है और किसी भी रूप में उसके व्यवहार को निषेध करता है। तो आर्टिकल 17 सही उत्तर हमारे पास बी। नेक्स्ट बात करते हैं। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। जो समानता का जो अधिकार है वो सुनिश्चित ये करता है कि आपको धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता यहाँ पर मिलती रहे। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, भारत विभूषण आदि अलंकरण यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल जो संबंधित है हमारे पास 18, तो सही तो जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर भी। आर्टिकल 18 में यह कहा गया है कि वो यहाँ पर उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत यहाँ पर करना होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश जब रूल था इंडिया में, तो उस दौरान यहाँ पर नागरिकों को अलग अलग उपाधि यहाँ पर मिलती थी। जैसे राय बहादुर यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं जो अलग अलग उपाधियाँ केसरी हिंद टाइप्स जो उपाधियाँ थी तो वो यहाँ पर मिलती थी। जैसे सर की जो उपाधि थी वो भी यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मिलती थी, लेकिन उन्हीं उपाधियों का यहाँ पर अंत करने की बात की गई थी आर्टिकल 18 में। फिर हम बात करते हैं जो भारत रत्न या पद्म विभूषण यहाँ पर है, तो वो एक उपाधि के रूप में उसको यहाँ पर नहीं कंसिडर करते हैं, वो एक सम्मान के रूप में हम इसको यहाँ पर देखते हैं। तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। अगर हम बात करते हैं जो 1955 में पारित किया गया था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, उसका नाम अब चेंज हो चुका है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में एक मौलिक अधिकार है जिसके अधीन ये वर्णित किया गया है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 15, तो आर्टिकल जो 15 है वो हमें समानता के अधिकार में देखने को मिलता है। तो ये संबंधित कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक ये हमें देखने को मिलता है। और 19, 20 और 21 ये हमारे यहाँ पर हमें अधिकार देते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये संबंधित है हमारे समानता के अधिकार से, ये संबंधित है हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकार से। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं जो समानता का जो अधिकार है उसके लिए और कौन से आर्टिकल यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं, तो वो जो आर्टिकल हैं आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 ये आर्टिकल हमारे समानता के अधिकार में हैं। और 19, 20 और 21 ये हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी, जिसमें आर्टिकल क्या लिखा गया है, आर्टिकल 19। तो ये हमारा सही उत्तर है यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये कौन कौन से प्रतिबंध यहाँ पर लगाए गए हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। कुछ प्रतिबंध यहाँ पर लगाए गए कि आप धर्म के नाम पर यहाँ पर आडंबरों को नहीं रख सकते हैं। तो वह है यहाँ पर कि आपको लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर रखना होगा एक, और फिर है हमारे पास यहाँ पर सदाचार, और फिर है हमारे पास यहाँ पर स्वास्थ्य। यानी आर्टिकल 26 में जो हमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की यहाँ पर व्यवस्था की गई है उस पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध यहाँ पर लगाने की व्यवस्था रखी गई है। तो एक तो हमारे पास यहाँ पर लोक व्यवस्था बनानी होगी और सदाचार यहाँ पर रखना होगा, कोई किसी भी तरह का कोई आडंबर या कोई भ्रष्टाचार के रूप में यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और चौथा है हमारे पास, तीसरा है हमारे पास यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में, यानी स्वास्थ्य के नाम पर आप यहाँ पर आडंबरों को नहीं रख सकते। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी 145। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कि चेन्नई राज्य बनाम दोरायरन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो मौलिक अधिकार संशोधित किया गया था वो किया गया था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि भेदभाव का जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में हमारे यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं।
भारत के समाचार पत्रों का स्वतंत्रता यहाँ पर किससे संबंधित है? भारत में जो मीडिया के लिए जो यहाँ पर स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19(1) से संबंधित है। आर्टिकल 19(1) के क से संबंधित है। तो ये तो जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर एक। संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में विशेष रूप से इसका उपबंध किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो यह जो आज़ादी वो अंतर्निहित है वो 19(1) अ में यहाँ पर रखी गई है। सही उत्तर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर एक। नेक्स्ट बात करते हैं। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पर रखी गई है? अगर हम बात करते हैं, ये प्रकार है यहाँ पर छः प्रकार की यहाँ पर हमारे पास स्वतंत्रता रखी गई है। हमारे मूल संविधान में यहाँ पर 7 प्रकार की थी। जो 7वां था हमारे पास वो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को हमने फंडामेंटल राइट से निकाल करके अब कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया है और आर्टिकल 300A में इसको यहाँ पर रख दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित यहाँ पर किया गया है? तो आर्टिकल 19 से 22 के रूप में हमें देखने को मिलता है। 14 से 18 जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है यहाँ पर समानता का अधिकार। तो ये है। और जो हमारे पास यहाँ पर है, हमारे पास 23 और 24 है, ये हमारा है यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो हमारे पास यहाँ पर 25 से 30 है वो संबंधित है हमारे पास यहाँ पर धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर संबंधित है ये संबंधित है हमारे पास यहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो ये हमारे पास यहाँ पर पूरा इनका लेखा जोखा था। तो 19 जो हमारे पास है, 19 से 22 ये हमारे पास है यहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकार से। सही उत्तर इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आर्टिकल 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं वो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। यानी बाहर से आया हुआ कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 19 के द्वारा जो उसमें हमें स्वतंत्रता मिली हुई है उनका प्रयोग नहीं कर सकता है। तो केवल और केवल भारतीयों के नागरिकों के द्वारा ही यहाँ पर इनका प्रयोग किया जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आर्टिकल 19 में यहाँ पर जो अधिकार हैं वो केवल और केवल भारतीयों के द्वारा ही यहाँ पर संबंधित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास आर्टिकल 21 है वो कार्यपालिका और विधायपालिका दोनों के विरुद्ध यहाँ पर ये अधिकार रखता है। आर्टिकल 21 अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 21 बात करता है वो यहाँ पर जीवन जीने की क्षमता यहाँ पर प्रदान करता है। जीवन जो एक गरिमामय पूर्ण के रूप में यहाँ पर जीवन उस व्यक्ति का यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है? तो बात करता है आर्टिकल 19। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो सही अधिकार है तो वो है यहाँ पर कि भाषण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ये हमारा आर्टिकल 19 में यहाँ पर है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि हथियार सहित सभा करने की फ्रीडम भी यहाँ पर नहीं है, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की फ्रीडम भी नहीं है, और विदेश में घूमने की स्वतंत्रता भी यहाँ पर एक तरीके से अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर जो उस पर भी प्रतिबंध यहाँ पर लगा सकती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो ये जो निहित है वो हमारे संबंधित है यहाँ पर भाषण की स्वतंत्रता से, आर्टिकल 19(1) का ए। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार हमारे पास ये नहीं है कि आप जो है हड़ताल पर जा सकते हैं। ये हमारा कहीं भी मौलिक अधिकार यहाँ पर नहीं है। तो सही उत्तर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उसको लगभग हम यहाँ पर 3 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पहला पार्ट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ आप अपनी नॉलेज में यहाँ पर गेन कर पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।